बहुत जूते बेल्टों से मार पड़ी है मुझे। 40 लड़कियां 4 लड़के, फिर बन गया किशन कन्हैया में। मैंने तो स्टडी कहीं पढ़ी थी कि लड़कियों को गंजे लड़के पसंद आ रहे हैं आजकल, उनको लगता है कि ज्यादा मैनली है। ये किसी गंजे नहीं लिखा होगा भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। 50,000 लोग स्टेडियम भरा हुआ, मेरी फट गई। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने। फरार से फरारी खरीद रहे हैं हम। भाई फरार से फरारी खरीद रहे भाई। And we gotta do it something like this. Thank you Ayushman bhai for taking out the time and doing this. I'm really excited to be sitting here with you first of all. मैं जैसे अभी आपको बोल ही रहा था कि पानी दा रंग आपको मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है because the college days का जो flashback होता है ना, there's so many memories attached to that film and to that song and to your look in that song. भाई हमने टी शर्टें खरीदी हैं, बाल बनाए हैं आपके जैसे. It's an honor to be sitting here with you. थैंक यू शान। इनफैक्ट वो तुम्हारा कॉलेज का नॉस्टैल्जिया नहीं, मेरे भी कॉलेज का नॉस्टैल्जिया, क्योंकि वो गाना कॉलेज में बनाया था मैंने रोचक के साथ। सो रिलीज 8 साल बाद हुआ, लेकिन was composed during our college days. पानी दा रंग। So how did you guys sit down and compose this? Was it for the film or did you guys just mashed up and बाद में पता लगा कि फिल्म में use We were in first year और second year of college. हाँ. तो हमारा कॉफी हाउस था डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में, तब ऑल बॉयज कॉलेज हुआ करता था हमारा। तो वहीं हॉस्टल होता था, वहीं कॉलेज होता था और कॉफी शॉप होता था वहीं पे। बाहर सर्दियों का टाइम था, नवंबर मिड नवंबर की इसी टाइम की धूप थी, और बैठकर बस गिटार स्ट्रम कर रहे थे और गाना बन गया। सो इट वाज दैट, देयर वाज नो एजेंडा कि पिक्चर में डालना है, क्या करना है, लाइफ में भी क्या करना है कुछ पता नहीं था। तो वो तब गाना बना था विदाउट एनी एजेंडा। दैट्स व्हाई देयर इज प्योरिटी इन द सॉन्ग। सो इट वाज मैजिकल। इवन साडी गली आजा मेड ड्यूरिंग कॉलेज डेज, मिट्टी दी खुशबू वो भी कॉलेज के टाइम पे बना था। तो रोचक ने कॉलेज में बनाया था मिट्टी दी खुशबू, और साडी गली और पानी दा हम दोनों ने मिलकर बनाया था कॉलेज टाइम में। So how did you pitch these songs to the film? कि यार ये गाने बनाते हैं, ये गाना डालते हैं फिल्म के अंदर. Was there a process to it or you just pitched the songs? यार विक्की डोनर में ऐसा हुआ था कि सुजीत दा ने भी बोला कि मतलब काफी ए लिस्टर एक्टर्स ने मना कर दी थी विक्की डोनर, उनको कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगा था कि they were very scared to do that. So I had no option but to be courageous with my choices. तो मेरी जब सिलेक्शन हुई विक्की डोनर में, he was looking for songs. तो उनको पता चला मैं गाता हूँ, वी यूज्ड टू जैम एवरी डे, रोज मिलते थे, बातचीत करते थे, म्यूजिक डिस्कस करते थे, लाइव डिस्कस करते थे। एंड मैंने बोला कि हमारे पास भी गाने हैं कुछ, तो आप तो सुना। तो मैं गिटार हमेशा गाड़ी में रहता था मेरे, तो मैंने पानी दा रंग सुना दिया। तो कहते हैं गाना फिल्म में होगा। मैंने क्या बात कर रहे हो, कहते हाँ ये गाना फिल्म में होगा। और उस टाइम पे मोहित चौहान वाज लाइक रूलिंग। मैंने कहा आई थिंक मोहित चौहान गाएंगे, तो नहीं तू ही गाएगा। I was like shocked. मैं गाऊंगा, मैं ठीक है तो मैं गा लेता हूँ। So रोचक was also very happy. So it happened all of a sudden. तो pitch मैंने नहीं किया था, उन्होंने खुद ही गाना ले लिया था। So after पानी दा रंग, everybody had an expectation कि गाना होना चाहिए फिल्म के अंदर। So साडी गली also happened with the next film. So it just started like that. How are you so multi-talented भाई? How are you so? Has this been like ever since? कि स्कूल में भी था, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप इतने थे, then college में भी you were the boss when it came to like RJ, singing, acting. There's nothing under the umbrella that Ayushmann Khurrana cannot do at the moment. So how was it? यार ये बचपन से ही शायद, पता है क्या, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत रही है इसमें। एक परख जो पेरेंट्स को होती है कि आपका बच्चा इस राह में निकल सकता है। मैं उस जनरेशन से आता हूँ जब एक्टिंग, सिंगिंग, थिएटर, ड्रामा इसको अच्छा नहीं माना जाता था। वहाँ पर आपको सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता था। उस जनरेशन को मैं मिलेनियल हूँ मैं, तो फिर उस अपब्रिंगिंग को बिलोंग करता था। लेकिन माय फादर स्पेसिफिकली वाज वेरी डिफरेंट। उन्होंने आर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया है मेरे टाइम पे। मेरी दादी जो थी वो गुरुद्वारे में शबद गाती थी। माय फादर वाज वेरी एक्टिव इन थिएटर ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, गाते भी थे, फ्लूट बजाते थे। तो ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर। पर एक आर्ट्स की तरफ रुझान, म्यूजिक की तरफ काफ़ी रुझान था। सो व्हेन ही डिस्कवर्ड कि मैं गा सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ कुछ। स्कूल में शुरू से थिएटर में आई वाज लाइक रियली गुड, वाज गुड इन पब्लिक स्पीकिंग आल्सो। पढ़ाई में भी अच्छा था मैं। तो उनका ये था कि जब तक आप पढ़ाई में अच्छे हो ना। कॉम्प्लेक्स दे रहे हो ना आप मुझे। It's not even been like 5 minutes into the thing और मुझे पहले इंफीरियर फील हो रहा है। नहीं विशाल, मैं कॉम्प्लेक्स देने कुछ नहीं आया हूँ। तो ये बचपन से इनकरेज किया। आई वाज द को-करिकुलर कैप्टन ऑफ द स्कूल। सेंट जॉन्स बॉयज स्कूल में था मैं चंडीगढ़ में। कॉलेज में एक कंडीशन रखी गई थी कि बेटा तुम थिएटर करना
इस तभी अलाउड होगा अगर तुम टॉप करोगे। तो मैं कॉलेज में 3 साल टॉप किया, तब जाकर अरे मुझे भाई, थिएटर one करने bomb के लिए। after another. नहीं नहीं नहीं, उनको ये था कि इस फील्ड में अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो ये भी तो रहता है ना एक डर कि आउटसाइडर हो आप, आपको कोई सपोर्ट करने वाला होगा नहीं, तो कम से कम एक बैकअप होगा आपके पास। तो इसलिए आई टुक माय स्टडी सीरियसली आल्सो एट द सेम टाइम। तो यार बस हो गया, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिली, और वो टाइम भी अच्छा था जहाँ पर एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर फ्रेश टैलेंट। जब मैं मुंबई गया, सो राइट प्लेस राइट टाइम, एंड ऑलवेज बिलीव्ड कि यू नो जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आई वाज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। भाई वो तो देख ही रहा है भाई, स्कूल से ही आप टॉप करते आ रहे हो, देन कॉलेज, देन एवरी। सो हाउ वाज इट व्हेन यू ब्रोक इट टू योर फैमिली कि यू वर अ टॉपर, राइट? सो आपको, आपके पास मार्क्स भी हैं, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ इन एकेडमिक्स टू। तो हाउ वाज इट व्हेन यू ब्रोक इट टू योर फैमिली कि यार मुझे जाना है बम्बई, मेरे को बनना है एक्टर? यार शान, पता है क्या, जैसे मैंने बोला कि मेरे मेरे माँ बाप अलग ही मिट्टी के बने थे यार। मतलब उन्होंने जब देखा कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं थिएटर कर रहा था चंडीगढ़ में, मास कॉम के एग्जाम्स जब पूरे हुए तो उन्होंने मुझे बोला कि, पापा ने बोला कि अब बोरिया बिस्तरा बांधो और मुंबई निकल जाओ। और उन्होंने ही मेरे बैग्स पैक किए, लोग भागकर एक्टर बनते, मुझे भगाया गया था। तो मेरे को भगाया गया था घर से, तो निकल जा घर से, तेरा चंडीगढ़ में कुछ नहीं हो सकता, अगर कुछ करना है तो मुंबई चले जाओ। तो 21-22 साल की उम्र में मुंबई चला गया था मैं। सो आई स्टार्टेड वेरी यंग। आपने भी मास कॉम पढ़ी है, बीजेएमसी? मैंने मास्टर्स इन मास कॉम की है स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो हाँ, तो थ्रस्ट उसमें ज़्यादा प्रिंट जर्नलिज्म पे दिया जाता है। तो पढ़ा तो मैंने प्रिंट जर्नलिज्म है, लेकिन बन गया एक्टर। भाई आई स्वेयर, मैंने भी ग्रेजुएशन बीजेएमसी में ही करी है, आईपी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में। अच्छा अच्छा। और जब मैंने इस कोर्स में एनरोल किया था ना, इट वाज 2019, सॉरी 2009, आई एम सो सॉरी, 2009 था। तो तब ना दिल्ली में भी इतना किसी को जानते ही नहीं था। आपको भी पता होगा, व्हेन यू मस्ट हैव साइंड अप फॉर दिस मास कम्युनिकेशन बैक इन योर डे, एवरीबडी वुड बी लाइक, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है इसमें ग्रेजुएशन भी होती है, Yeah. राइट? और मेरी मम्मी ने बोला कि यार तूने ये तो करना है, क्योंकि मैं लैंग्वेजेस में हमेशा से स्ट्रांग था। तो मैं आपके जितना टैलेंटेड नहीं था, आई विल बी अरे वेरी यार। ऑनेस्ट। तो मैं पहले ही You're बता doing दूं। very good for yourself, तो सही कर रहा है। अरे भाई, आई डोंट नो, थैंक यू, इट्स कमिंग फ्रॉम यू, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। I also started like you. हाँ। Why I hope so that I'm even able to achieve like 10% of what you have done. Like, तो मेरी मम्मी ने मुझे पता क्या बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि यार तूने बीजीएमसी में तो एनरोल करा लिया है, एक ना ग्रेजुएशन के फॉर्म भी भर ले दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मास कम्युनिकेशन में भी ग्रेजुएशन हो सकती है। शी स्टडीड एट मिरांडा हाउस, उन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया था। माई डैड वॉज फ्रॉम अ वेरी हार्डकोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और मैं ही एक नालायक था जिसको लैंग्वेजेस में कुछ करना था आगे जाके। सो आपने, डू यू थिंक स्टडिंग मास कम्युनिकेशन हेल्प्ड यू अ लॉट इन योर करियर? डेफिनेटली। इनफैक्ट मेरे टाइम पे बैचलर्स थी ही नहीं मास कॉम की, पोस्ट ग्रेजुएशन ही होती थी। सो बैचलर्स आई थिंक 2009 के बाद इंट्रोड्यूस हुई है मेरे हिसाब से इन मास कम्युनिकेशन। सो देखो, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप चाहे फिल्म के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, रेडियो के जरिए, या जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज द की टू एवरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मतलब जिस फील्ड में आप हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन अंडरस्टैंड the consumer or whatever, you can understand the business of communication also at the same time. So इससे बहुत फ़ायदा होता है, एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं आपकी तरह इंटरव्यू लेता था, काफ़ी एक्टर्स, स्टार्स के इंटरव्यू मैंने लिए हैं। मैंने फिल्म रिव्यूज़ किए हैं यार, अपने MTV डेज में मैंने बहुत फिल्म रिव्यू किए हैं। और मुझे लगा कि मैंने काफ़ी एक्टर्स की गलतियों से सीखा हूँ। कि मुझे पता था कि मैं आउटसाइडर हूँ, अगर पहली फिल्म करूंगा उसमें छक्का मारना, मुझे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो विकी डोनर से छक्का लग गया, तो थैंकफुली मैंने उससे पहले 3, 4, 5, 6 फिल्में मना की थी। मुझे पता था उसमें कोई दम नहीं है, फ्लॉप हो जाएगी, फायदा नहीं है। हाँ, तो विकी डोनर से जब विकी डोनर से छक्का लगा, तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि यार मतलब थोड़ी बहुत फटी तो होगी, कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा होगा यार, देयर इज अ लॉट एट स्टेक? यार पता है क्या, विकी डोनर से ना मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। सुजीत सरकार नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर थे उस टाइम पे भी। उन्होंने बहुत बहुत क्रेडिबल फिल्में, अच्छी फिल्में बनाई थी। तो मैंने बोला चलो यार, अगर बॉक्स ऑफिस में क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए एज एन एक्टर, कि एक क्रेडिबल नाम है सुजीत सरकार का। जूही चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी फिल्म लिखी थी विकी डोनर। तो आई थॉट कि एक अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, एक डिसेंट एक पोजिशनिंग हो जाएगी एज एन एक्टर, और पिक्चर भी ठीक ठाक कर लेगी क्योंकि कॉमेडी भी है।
पर जिस तरह का बिजनेस उसने किया उस टाइम पर 2012 वाज अ रिमार्केबल ईयर इन टर्म्स ऑफ हिंदी Absolutely. सिनेमा, जहां पर एक ही साल के अंदर विकी डोनर आई थी, इंग्लिश आई थी, पान सिंह तोमर आई थी, कहानी आई थी, ये 4 छोटे बजट की फिल्में आई थी और सबने अच्छा किया था. So it Right. was a benchmark year for Hindi cinema. So it just changed from that year onwards. Do you think Bollywood has moved away from content-oriented films and is venturing more into masala films now? यार ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम 80s और 90s के दौर में वापस आ गए हैं, जहाँ पर थिएट्रिकल जो है वो ज़्यादा वाइड रेंज में जाती है, मतलब इन द सेंस ब्रॉड स्ट्रोक्स में जाती है इन टर्म्स ऑफ द टोनालिटी ऑफ द फिल्म. और जब टेलीविज़न उस टाइम पर 80s में बहुत ही एक नीश क्लास के पास होता था, और टेलीविज़न की प्रोग्रामिंग जो होती थी उस टाइम पर, भारत एक खोज एक शो आता था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देन देयर वाज फौजी जिसमें शाहरुख सर थे, सर्कस आता था, नुक्कड़ आता था, फ्लॉप शो आता था, ये ऐसे फटीचर एक शो आता था पंकज कपूर सर का. वो सब बहुत ही एक ना इवॉल्व ह्यूमर वाले शोज थे या फिर इवॉल्व प्रोग्रामिंग थी. अब इवॉल्व प्रोग्रामिंग आपको ओटीटी पे नजर आती है. फिल्में 80s में बहुत मासी थी, और अब मासी फिल्में आपको फिर से नजर आएंगी थिएटर के अंदर. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हमेशा होंगी, 12th फेल जैसे, जो जो एक एक नर्व टच करती है, बट उसकी भी एक लिमिट होगी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस. सो आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू दोज टाइम्स जहाँ पर आपको एक हार्डकोर कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आप ओटीटी पे जाते हैं, जहाँ पर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं. Right. अगर आपको थिएट्रिकल में रिस्क लेना है आज के दौर में, तो इट हैज़ टू बी ऑफ अ वाइडर टोनालिटी. वही फर्क है. तो ये एक हुआ है फेरबदल आफ्टर पैंडेमिक. हाँ, एब्सोल्युटली. ये डिस्टिंक्शन, ये बाइफर्केशन दिखती है इन Yeah. द नंबर्स एट द थिएटर्स की कौन सी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं और ओटीटी पे कौन सी फिल्में बेहतर कर रही हैं. इफ़ गिवन अ चांस, वुड यू चूज अ मसाला फिल्म? डेफिनेटली. पर यार मसाला मेरे हिसाब से ड्रीम गर्ल मसाला है. मैं मतलब भी बहुत बोलने ही वाला था. फ्रंट बेंचर ह्यूमर है उसका. तो मेरे हिसाब से ड्रीम गर्ल मसाला है. बाला भी एक तरीके से बहुत ही मासी फिल्म थी. यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा बधाई हो भी मासी थी, क्योंकि उसका ह्यूमर ही बहुत ही ग्रास रूट लेवल का है. लोग रिलेट कर पाते हैं. ये बहुत मिडिल क्लास चीज है कि आप 50-55 साल की माँ प्रेग्नेंट हो जाए. आप ये अपर क्लास अमीरों में नहीं देखेंगे आप कि आप नहीं. ये हाई सोसाइटी का काम नहीं है कि प्रेग्नेंट हो जाओ. वो तो बच्चे नहीं कर रहे आजकल. नहीं, वो बच्चे नहीं कर रहे, या तो सरोगेट से हो जाता है. वो या तो बच्चे नहीं कर surrogate- रहे. तो ये बहुत ही ग्रास रूट वाली फिल्म है. तो मेरे लिए बधाई हो मसाला है, ड्रीम गर्ल मसाला है, बाला मसाला फिल्म है. सो मैं करता हूँ मसाला फिल्म, ऐसी बात नहीं है. मसाला. पर बट द स्केल एंड एवरीथिंग आजकल जो हो गया कि देयर इज टिपिकल बैकग्राउंड म्यूजिक वुड बी सो लाउड, द थिएट्रिक्स ऑफ द फिल्म वुड बी सो ब्लोन अप. लाइक एन एक्शन हीरो, if you ask me, an action hero, अगर उसमें आज action hero is a very, it borderlines masala, and it could have been a big masala entertainer, but it is a very very good film, right? Yeah. And I'm glad that it's not masala, to be very honest. I'm very very glad that it's not masala, but that's another yeah, I seriously believe when Action Hero was released, the time was not right for theatricals. अगर वो शायद उसका टाइम भी नहीं था. एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि मतलब आपके पास 1 महीने की टाइम हो जहाँ पर आप वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ सके. वो टाइम रिलीज का गलत था. अगर आज के टाइम पर रिलीज होती शायद पहले से बेहतर करती. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 200 करोड़ पहुंचती, बिकॉज इट वाज अगेन अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म इन अ वे. एक टॉपिकल That's what I'm थी. saying. तो वो आपको 100 करोड़ करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं तो अच्छा करते. सो नहीं, वो एब्सोल्युटली करती भाई. वो द होल पॉइंट विद दैट फिल्म वाज, मैं बता रहा हूँ ना, पर्सनली एज अ फिल्म लवर, एज अ पर्सन हु रिव्यूज फिल्म्स, आई थिंक आई एम ग्लैड दैट इट डिड नॉट टेक द कंप्लीट मसाला टर्न कि यार एकदम ही मसाला हो गया. देयर वाज स्टिल दैट आयुष्मान फ्लेवर इनटू इट, राइट? और बहुत अच्छी तरह क्राफ्टेड थी वो फिल्म. इट वाज क्राफ्टेड फॉर, अभी भी मैं डिवाइडेड हूँ. वो थिएटर और ओटीटी का एक बहुत अच्छा कस्प था, जहाँ पे इट वुड हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन बोथ. कहीं पे भी रिलीज होती. अनिरुद्ध अय्यर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, जो राइटर डायरेक्टर है उस फिल्म का. नीरज ने भी उसको को राइट किया है. आनंद सर के साथ बहुत बार हम जैम कर चुके कि क्या हुआ, क्या हो सकता था. कभी कभी लगता है कि पता है क्या, जयदीप अलावत का कैरेक्टर वॉज नॉट अ प्रिविलेज कैरेक्टर. मेरा कैरेक्टर प्रिविलेज था. उसमें प्रिविलेज आदमी जीत गया इन दी एंड. अगर उल्टा होता ना, तो पब्लिक को ज्यादा कनेक्ट कर सकती थी. ये भी एक माइंडसेट है. मतलब आप हमेशा सोचते हैं ना कि क्या हो सकता था, ये इसका रीजन क्या है. एक तो रिलीज डेट हो गई, फिर हम सोचते हैं कि यार
यार हमारे देश में ना प्रिविलेज आदमी ना जीत जाए मजा नहीं आता पब्लिक को। दैट्स ट्रू। या फिर हीरो मर जाए और अमीर आदमी जीत जाए। या फिर हीरो भी प्रिविलेज ना हो, हाँ बिल्कुल ही नीचे से हो, बिल्कुल ही गरीब हो। बिल्कुल ही राइट, जैसे फॉल गाय में रायन गॉसलिंग था, रायन गॉसलिंग, राइट राइट। वो स्टंट मैन था और हीरो की बचती है एंड में। हाँ तो हाँ ये जो है ना, ये एक रिलेटेबल चीज होती है। पब्लिक को लगता है कि यार हमारा प्रिविलेज नहीं है, हम खुद कुछ करना चाहते हैं, वो ऊपर बैठ के सब कुछ कर रहा है। हाँ समझ रहे हो ना आप? तो फिर जैसे राइट तुम और मैं हो, तुम दिल्ली से उठ के कनाडा आए हो या पॉडकास्ट करो, हिट हो रहे हो, ठीक है, मैं राइट। चंडीगढ़ से आया हूँ और अच्छा कर रहा हूँ बॉम्बे में, तो पब्लिक की सपोर्ट नेचुरली मिलती है कि ये हमारा लड़का है, ये हम में से एक है। तो हाँ वो फ्लेवर ना कभी कभी फिल्म में, कभी कभी हमेशा काम करता है, हमेशा बाला में भी तो हमेशा इसीलिए काम काम करता किया भाई। लौंडे है गंजे हो रहे हैं डेफिनेटली। आजकल लेफ्ट राइट एंड सेंटर में। मैं तो स्टडी कहीं पढ़ी थी कि लड़कियों को गंजे लड़के पसंद आ रहे हैं आजकल, उनको लगता है कि ज्यादा मैनली है। ये किसी गंजे नहीं लिखा होगा भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सब कुछ क्या बना रहे हैं, यार ये झूठ यार है। वो तो पता है क्या, अपने आप को अपनाने की बात है, बात सिर्फ गंजेपन की। बाला में तो मैसेज ये था ना कि आप अपने आप को अपना लो, चाहे हाइट को लेकर हो, चाहे गंजेपन को लेकर हो, चाहे कलर को लेकर हो, किसी चीज को, बॉडी को लेकर हो, आपको अपने आप को अपनाना है एंड आपको कॉन्फिडेंट रहना है उसके अंदर। बाला में ये चीज बहुत सही थी ना, दैट ये जो इनसिक्योरिटी आपने डील करी ना, कि एक ये सोशल इशू ही है, इट इज बेसिकली अ फिजिकल इशू फॉर मेन, बट ये शादी ब्याह हमारे कल्चर में ना एक सोशल इशू बन जाता है कि लड़का गंजा है इसलिए इसको लड़की ऐसी मिलेगी, ये यहाँ पे थोड़ा कम कर लो। अरेंज मैरिजेस में ये बहुत होता है। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे और सोशल इश्यूज हैं ऑन विच यू वुड लव टू मेक अ फिल्म, कंसिडरिंग इंडियन मैन, टेकिंग इंडियन मैन इनटू द इक्वेशन? यार मैंने तो खत्म कर दिए सारे सोशल इश्यूज, मुझे लग रहा है। बचे कहाँ हैं, लेकिन हमारे देश में ऑफ कोर्स बहुत ही एक हेट्रोजिनस देश है हमारा, जिसमें हाँ जितना बड़ा देश, जितनी ज्यादा कल्चर डाइवर्सिटी, जितनी डाइवर्सिटी देश में होती है, उतने डाइवर्स इश्यूज होते हैं हमारे देश में। तो काफी कुछ तो ऐसा मैं जिसके ऊपर आपका मन बहुत हो बनाने का, यार कि ऐसी स्क्रिप्ट आ जाए। यार मैं अभी बता दूंगा तो कोई और बना लेगा, तो अभी मैं अपने मन भी रखना चाहता भाई आजकल हूँ। बहुत हो रहा है ये। मैं गेट कीप करता हूँ अपने इश्यूज को। भाई बिल्कुल सही है ये चीज। सो हाउ डिड सिंगिंग टेक अ फ्रंट सीट? हाउ डिड दिस यार कम अबाउट? देखो, सिंगिंग कभी फ्रंट सीट नहीं हुई है, मुझे लगता है आई एम एन एक्टर हु सिंग्स, नॉट अ सिंगर हु एक्ट्स। तो अगर अगर टिकटें भी बिकती हैं हमारे शोज की, तो इसलिए बिकती हैं कि आयुष्मान द एक्टर इज कमिंग टू परफॉर्म। तो मैं एक्टर पहले हूँ, सिंगर बाद में हूँ। तो सिंगर तो मेरे अपने मन के कीड़े हैं। मतलब जो होता है ना, एक हर एक इंसान का एक पैरेलल पैशन होना चाहिए, तो मेरा वो पैरेलल पैशन है। हर एक फील्ड में होना चाहिए। आप कॉर्पोरेट जॉब में है तो आप अगर शायरी करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में आप हाइकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक पैरेलल पैशन होना बहुत जरूरी है टू फॉल बैक ऑन। नहीं तो अगर आप पागल हो जाएंगे लाइफ में, कुछ तो होना जो आपकी फरार हो जिंदगी की। तो मेरी सिंगिंग मेरी फरार है। तो अगर फरार ही आपको एक पैरेलल वेक्टर मिल जाए लाइफ का, उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। सो भाई आप तो अपने फरार से दबा के पैसा बना रहे हो, इंटरनेशनल टूर कर रहे हो, ऐसा फरार होना चाहिए भाई। फरार से फरारी खरीद रहे हैं हम। हाँ भाई, फरार से फरारी खरीद रहे हो भाई आप। तो नहीं वो- बट डिड यू एवर थिंक कि आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्सर्ट करोगे? इट इज योर फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ अमेरिका, राइट? No, it's not my first time. It's my second time. First tour Performing. was in 2016-17. तो मैं अच्छा। दूसरी बार यूएस टूर कर रहा हूँ। और सबसे पहली बार तो यूएस में गया था 2013 में, इमीडिएटली आफ्टर विकी डोना। इसकी अलग कहानी है। मैं यही सोचता था कि यार मैं एक्टर खुश हूँ, मुझे फिल्म में गाना गा लूंगा, लाइव क्या गाऊंगा मैं, मतलब स्टूडियो में गा लेंगे। एंड आई वाज ऑलवेज अ रिलक्टेंट सिंगर। आई ऑलवेज थॉट आई वाज मोर ऑफ एन एक्टर देन अ सिंगर। जो मैं म्यूजिकल्स तो काफी कर चुका हूँ स्कूल में, कॉलेज में, बट मुझे लगता है कि म्यूजिक एक तपस्या है यार। वो अलग अलग तरीके का हुनर और टैलेंट है उसमें, अलग तरीके का आपको एक एक डेडिकेशन देना होता है। एक्टिंग में आप सुर से भटक सकते हैं, म्यूजिक में भटक नहीं सकते। वो नहीं, नहीं, सात नहीं। सुर को पकड़ के आपको आप बेसुरे सुनाई देते हैं। एक्टिंग में पता क्या होता है, आप थोड़ा सा बेसुरा होकर वापस सुर में आ सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इट्स सो सब्जेक्टिव। एक्टिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, सिंगिंग बहुत ऑब्जेक्टिव है यार। तो क्रेडिट गोज टू अरिजीत सिंह। आप पूछेंगे क्यों? क्यों भाई, मैं बोलने ही वाला था। यार ये डैलस में ना दिवाली मेला होता है हर साल। तो एक बार विकी डोनर के बाद मुझे फिल्म फेयर मिल गया था बेस्ट सिंगर का। तो मैं एक्चुअली सरप्राइज था, क्योंकि उसके अंदर अरिजीत सिंह भी नॉमिनेटेड थे, सोनू निगम भी नॉमिनेटेड थे। आई स्टिल रिमेंबर, आप वीडियो भी जाके देखोगे ना तो विकी डोनर के टाइम पे, एंड द नॉमिनीज आर आयुष्मान खुराना, पानी दा रंग,
अरिजीत सिंह फिर ले आया दिल, सोनू निगम अभी मुझ में कहीं, और मेरा नाम ले दिया, और मैं पीछे देख क्या हो गया ये. So and it probably it was the most popular song that time. तो popular song का एक होता है कि it's more than the singing might or singing talent, it's the popularity of the song which connects with people. तो मेरे को award दे दिया. Of course I believe that Arijit Singh and Sonu Nigam far superior singers than me. मैं मतलब मेरा तो फिर फरार है जैसे मैंने बोला. तो अरिजीत सिंह का फोन आया मुझे 2013 में कि भाई ऐसा है कि मेरे को इमरजेंसी हो गई है, मेरा बैंड पहुंचा हुआ है डैलस में, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके गा दो. मैंने कहा देखो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कॉन्सर्ट करूँगा. आई ऑलवेज थॉट आई सिंग फॉर माई सेल्फ. मैं पार्टीज में दोस्तों के साथ गा लेता हूँ, कॉलेज में गाता था, तो आई नेवर थॉट आई डू अ गिग आउटसाइड ऑफ माई कंफर्ट जोन. कहता रिक्वेस्ट की उसने बहुत, मैं फ़ैन था उनका, तुम ही रिलीज़ हुआ था क्योंकि तुम ही रिलीज़ हुआ, तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या होता है. एंड मनी वॉज ऑल्सो गुड, लेट्स गो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैं वहाँ गया तो देखा 50,000 लोग, स्टेडियम भरा हुआ. मेरी फट गई. मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने. मतलब सडनली फ्रॉम ड्राइंग रूम आई एम ओपन टू पीपल. सो वो 10 गाने थे जो मैंने सोचे हुए थे दिमाग में. अरिजीत का बैंड ऑफ कोर्स ए बैंड, और गाया मैंने, एंड द रिस्पॉन्स वाज क्रेजी. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. मैंने कहा मैं अपना बैंड बनाऊंगा. मुझे लत लग गई कि मुझे अपना बैंड बनाना है, एंड आई विल डू लाइव सिंगिंग, एंड द क्रेडिट गोज टू अरिजीत सिंह फॉर दैट. तो ये आपका पहला इंटरनेशनल था. सो दिस वाज योर फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल. नहीं, पहला इंटरनेशनल ट्रिप वो नहीं था, लेकिन पहला गिग था जो फर्स्ट एवर गिग वाज इन यूएस. उससे पहले मैंने इंडिया में परफॉर्म ही नहीं किया था, कभी परफॉर्म नहीं किया था, लाइव परफॉर्म नहीं किया था. 50,000 लोगों के सामने एक आधा गाना गुनगुना लिया स्टेज पर, वो था. बट होल्डिंग ऑडियंस फॉर 1 hour विद ओनली विद म्यूजिक हैड नेवर हैपेंड बिफोर. तो आपका जैसे आपने बोला फटी तो थी आपकी, राइट? बहुत ज्यादा. So, और ऑडियंस भी वो नहीं है, ऑडियंस भी देसी नहीं है, दे आर नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस. यस, नॉर्थ अमेरिकन. हाँ, राइट, एग्जैक्टली. तो आपने कोई डिफरेंस देखा नाउ दैट यू हैव परफॉर्म्ड इन बोथ द कंट्रीज ओवरसीज एंड इंडिया आल्सो? डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन द ऑडियंस? यार ऑडियंस तो बदलती रहेगी हमेशा. आपको ऑडियंस के साथ बदलना है. कभी कभी क्या होता है कि आप अपने बबल में रह जाते हैं आफ्टर बिकमिंग अ स्टार और व्हाटएवर. तो आपकी जो इमीडिएट सर्कल है, इट्स सराउंडेड बाय यस मैन, सराउंडेड बाय पीपल हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो आप हमेशा ऑडियंस नहीं रहते, और वहां से आपका डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विद द ऑडियंस. चाहे वो आपके स्कूल के पुराने दोस्त हैं, आप उनके साथ जो भी बकवास करते हैं, बातें करते हैं, जाके करो. घर पे जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम दिल्ली जाओ, और उन्हीं लोगों से मिलो. और उनके साथ साथ जो उनसे छोटी उम्र के और बड़ी उम्र, हर तबके के, हर तरह के लोगों से बात करो. तभी आप आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ट्रू. तो ये चीज़ आप अपनी एक्टिंग में भी अप्लाई करते हो और सिंगिंग में भी? वो एजेंडा ड्रिवन नहीं होता है. अप्लाई तो क्या करना है, आप बस उनसे बातचीत कर लो तो आपको पता चल जाएगा वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. That's true. Bhai, you've been there, done that, right? You've spent well over a decade in the industry now, and you were a complete outsider. So, as an actor who's very well established in the industry, do you see changes, attitude में changes है industry के towards the outsiders post 2020 specifically? Have you personally felt that changes हुए हैं towards the outsiders? Yeah, this is the best time to be an artist. ऐसा कभी वक्त पहले नहीं आया. ये दौर पहले के जो थे वो बहुत गार्डेड थे. एक एक्सक्लूसिव क्लब था कि यही एक्टर्स हैं, यही सिंगर्स हैं, और गेट कीप किया जाता था बहुत ज़्यादा. बट अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, लाइक यू आर योर ओन PR, यू आर योर ओन मार्केटिंग पर्सन. आप कैसे क्लटर ब्रेक कर सकते हैं, क्या यूनिक कंटेंट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगर, एक्टर, और एन इन्फ्लुएंसर और अ पॉडकास्ट पर्सन, वो आप पे डिपेंड करता है. आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं अपने आप. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आज तक कभी नहीं मिली आवाम को, जनता को. तो आई थिंक इट्स ग्रेट टाइम टू बी एन आर्टिस्ट, अ ग्रेट टाइम टू बी एन आउटसाइडर. मेरे दिमाग में चल ये रहा था कि it's actually a great time to be an outsider right now because यार, a lot of outsiders are killing it. एक मैंने किताब पढ़ी थी, आउटलायर्स. टाइमिंग बहुत खतरनाक चीज़ है लाइफ में. सिर्फ टैलेंट हमेशा काम नहीं आता. इट्स जस्ट अबाउट द टाइमिंग.
अब तुम फॉर एग्जाम्पल शान सोचो, आज से 15 साल पहले पैदा होते हैं, आप जो अभी कर रहे हो ना नहीं कर पाते, नहीं कर पाता। ये नहीं कर पाते Right. आप, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। और मैं भी जैसे आया था तो आई रिमेम्बर इन 2007-8 में सडनली MTV वाज लुकिंग फॉर VJs एंड मेरा रोडीज का कनेक्शन था, तो मैं VJ बन पाया। देन 2012 I remember all the superstars were in late 30s or early 40s. Nobody was in 20s apart from Ranbir Kapoor. Suddenly they wanted all actors in their 20s. तो I was auditioning left, right and center. हो गया, विकी डोनर हो गया। अगर कोई और वक्त होता शायद नहीं हो पाता। So टाइमिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो शाहरुख सर ने भी तो ये बोला है, बहुत पॉपुलर है उनकी सेइंग, कि मैं सही वक्त पे सही जगह पे था। वही है, वो सिर्फ शाहरुख सर नहीं, जो भी सक्सेसफुल आदमी है, सही वक्त पे सही जगह ही पहुंचता है। हाँ, तो आपको भी लगता है किस्मत एंड टाइमिंग प्लेज अ ह्यूज रोल? दोनों साथ। टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं। टैलेंट बहुत लोग हैं आपका, ऑफ कोर्स। ये बात है कि आपको हमेशा लगे रहना चाहिए। इट्स लाइक You have to म्यूजिकल be ready. चेस, आपको लगे रहना चाहिए। आप मारते रहो, कभी तो लोहा पिघलेगा। तो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू। हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है, वो तो करता ही रहना पड़ेगा आपको। लाइफ लॉन्ग हसल है। हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, बट जहाँ हार्ड वर्क के साथ किस्मत मिल जाती है, फिर चीजें बदल जाती है वहां से। Yeah, एवरीथिंग इज डिफरेंट, या राइट? लाइक आप आरजे थे, देन नेशनल अवार्ड आपको मिला, फिल्म फेयर यू वन बैक टू बैक, कल्ट क्लासिक आपने बैक टू बैक पिक्चरें दी हैं, लाइक लिटरली कल्ट क्लासिक। यू हैड नेवर थॉट दैट दिस वुड हैपन। तो वाइल यू वर गोइंग थ्रू दिस थिंग, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड, कि आपने सोचा था कि आप इतने एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन जाओगे एंड यू वुड ब्रेक द, यू वर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट फेस ऑफ एन आउटसाइडर हु केम इन, और बहुत सारा डायस्पोरा चेंज हो गया फॉर द न्यू फिल्म्स। लाइक एक अलग से, आज बात करी जाए तो एक जॉनर बन चुका कि दिस इज एन आयुष्मान खुराना फिल्म। If somebody else is doing that film, you would still see an Ayushmann Khurrana in that film. So do you think कि you wanted to do something like this, कि ये बस कड़ी से कड़ी मिलती गई या चीज़ें आगे बनती गई अपने आप? यार मुझे तो कुछ अलग करना ही था। सबने बोला था कि ये कन्वेंशनल एक्टर, लीड एक्टर मटेरियल नहीं है। तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे ऐसी ही कहानियां चूज करनी थी जो कहानी हीरो हो। मैं हमेशा कहानी को हीरो मानता हूँ, मैं अपने आप को नहीं मानता। कहानी हीरो है, कहानी सबसे बड़ा स्टार है। जब तक कहानी वर्क नहीं करेगी तो मेरे लिए कुछ वर्क नहीं करेगा। सो ये मेरा रूल है जिंदगी का, कि ऐसी फिल्म चूज करूंगा जहां पर कहानी बोलेंगे कि ऐसा तो कुछ बना ही नहीं, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं हमने। Right. तो मेरी हमेशा ड्राइव वही रहती है कि कुछ ऐसा ही करना है जो कभी बना ही ना हो हिंदी सिनेमा में। Do you ever fear getting stereotyped? यार पता है क्या, हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप चाहे एक तरीके का एक्टर या एक तरीके का डायलेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कहानी हमेशा अलग होनी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटीज, मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप ये कैरेक्टर कर लो। मैं खुद को अलग करने के चक्कर में एक एवरेज कहानी नहीं दे सकता। चाहे मैं 2-3 फिल्मों में सेम हूं, कुछ कहना नया चाहता हूं मैं, इट रियली डजंट मैटर। मुझे आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अलग कर दो, साउथ एक्सेंट पकड़ लो या बंगाली कर लो या कुछ कर लो, मराठी एक्सेंट कर लो। आई एम गुड विद लैंग्वेजेस, मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरे को कहानी नहीं चाहिए, बस उसके लिए है वक्त। This is really good. So does Thama fall into the same category? Thama clicked with you? If you are at the liberty to talk about it. थामा के लिए हम जैम पैंडेमिक से कर रहे हैं, अमर कौशिक और मैं तेरी। और दिनेश विजन। हाँ, ये आज की कहानी नहीं, हम पिछले 3-4 साल से इस पे जैम कर रहे हैं। अरे ये वाह। स्त्री 2 से पहले जैम कर रहे हैं थामा पे। तो Damn. ये एक इतना इंटरेस्टिंग चीज बन चुकी है। इसमें 4 साल की मेहनत है इस पिक्चर में। ये छोटी फिल्म नहीं है, ये मतलब मेरी एक मिड बजट फिल्म नहीं है, मेरी पहली बड़ी बजट की फिल्म है, बहुत ही मैसिव फिल्म है ये। तो जैसे टेक्सचर चेंज हुआ है जैसे थिएट्रिकल का, तो मुझे बदलना था, क्योंकि मेरी छोटी बजट की फिल्म में अब थिएटर में मैं 2 बार सोचूंगा। एक अब बड़ी बजट की कंटेंट के साथ अगर आओगे ना तो मजा कुछ और आएगा। और थामा वो, तो थामा एक क्लटर ब्रेकर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए भी है, क्योंकि इसमें रोमांस भी है, सिर्फ कॉमेडी नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ क्लटर ब्रेकर फॉर दिनेश विजन ऑल्सो एंड अमर कौशिक ऑल्सो। आई एम ग्लैड कि आदित्य सरपोदार जो मुंजिया के डायरेक्टर हैं वो भी इसमें आए हैं। तो उनकी भी एक अलग ही एक सिनेमैटिक विजन है। सो इट्स अ ग्रेट क्रिएटिव कोलैबोरेशन विद ऑल दीस थ्री। और भाई ये अगेन ये टाइमिंग देखो,
आप पैंडेमिक से जैम कर रहे हो इस पे, एंड नाउ हाँ। स्त्री एंड नाउ थामा विल राइट द लेगेसी सक्सेस ऑफ स्त्री टू मुंजिया, Absolutely, which would be इससे ज्यादा किलर टाइमिंग कोई नहीं हो सकती भाई। तो वही किताब तो लिख लो आप टाइमिंग पे। ये पिक्चर और बड़ी होगी उस चक्कर में, क्योंकि मुंजिया सुपर हिट हुई, स्त्री टू ब्लॉकबस्टर हो गई, अब थामा की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। और कमाल की बात ये कि दिनेश विजन ऐसा आदमी है यार, वो कई बार होता है ना कि आप लेट बैक हो जाते हैं, सक्सेस हो गया चलो यार अब तो कुछ भी कर दो बेटे, वो आदमी डबल मेहनत करता है। ही इज एन इंस्पिरेशन, सेम इज विद अमर कौशिक, एंड फ्रेश एनर्जी आदित्य की भी आई है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट राइट नाउ। भाई आपको वैम्पायर देखने की, भाई मेरे को तो अभी से ही एक्साइटमेंट, जब थामा वो जब पूरा आया था कि थामा आ रही है, एंड आई वाज लाइक ब्रो मैडक इज ऑलरेडी किलिंग इट। दे मेड ओवर 1,000 करोड़ एट अ बजट ऑफ व्हाट, कंबाइंड बजट ऑफ 250-300 करोड़ की फिल्मों से 1100 करोड़ भाई सबकी फाड़ रखी है सारे बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की। एंड नाउ आयुष्मान इज डूइंग दिस एंड ही इज becoming the vampire. So now you guys are working on the script. How is it? How are you getting into the role of this thing? नहीं स्क्रिप्ट तो ऑफ Like कोर्स playing रेडी है vampire. नाउ, कल ही मेरा लुक टेस्ट हुआ है, तो अच्छा। यार अब यही है कि अब वर्कशॉप शुरू होंगी, फाइटिंग की, सबकी, ये वो प्रोस्थेटिक्स की, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। नया, बिल्कुल मेरे लिए बहुत नया है। तो जैसे मैंने बोला Shirtless हो कि उसमें आप? शर्टलेस हो सकता है, अभी पक्का नहीं है, पर आई थिंक देयर इज अ चांस। सही भाई। हाँ। कुछ नहीं छोड़ा भाई आपने हम लॉन्डो के लिए, कुछ नहीं छोड़ा। You've taken away everything भाई। So भाई, being a family man, right, how do you consider scripts? Is there a back and forth in your head कि यार I am a family man now, should I be taking on to this script, would this get controversial in the future, what if my kids grow up and watch it and ask me like 100 types of different questions? यार एक तो बात ये है कि एज एन एक्टर यू शुड बी प्रिपेयर टू डू एवरीथिंग, एंड यू हैव टू, एक इंडक्शन होनी चाहिए बच्चों की भी, मतलब कि यार ये आपको एज एन एक्टर कुछ भी कर सकते हैं आप ऑन स्क्रीन। एक बात का मैं ख्याल रखता हूँ कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर फिल्म का मैसेजिंग करेक्ट है एंड इट्स ऑफ अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, सो आई थिंक इट्स ऑल कूल। मैं ध्यान में सिर्फ, अगर मैं फैमिली होता नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, एक आप सोचते हैं एक लेगेसी क्रिएट की जाए, मतलब जो पीछे मुड़ के आप देखें तो आपको अच्छा लगे कि आपने ये काम किया है। सो आई थिंक वन फिल्म एट अ टाइम, एंड एज फार द मैसेजिंग, जो मैंने बोला मैसेजिंग अगर करेक्ट है, लैंड करती है फिल्म और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो छूटती है, सो आई थिंक फ्यूचर जनरेशन विल बी प्राउड ऑफ यू। राइट। आपकी फैमिली आपकी फिल्म देखती है? सारे इकट्ठे आप अपनी फिल्म देखते हो? पहले बताओ आप यार खुद देखते हो अपनी फिल्म? मैं सिर्फ एडिट पे देखता हूँ, शायद प्रीमियर पे एक बार देखता हूँ, उसके बाद नहीं देखता। नहीं ना, नहीं देखा जाता ना नहीं, अपना ही नहीं, कंटेंट। नहीं, नहीं। यार मैं देखना ही नहीं चाहता ना, मैं अपने गाने सुनता हूँ ना फिल्में देखता हूँ। मुझे लगता है क्यों क्या ऐसा? सीखोगे क्यों आप उससे? आप सेल्फ ऑब्सेस हो जाओगे और उससे ज्यादा क्या होगा? हाँ। या फिर आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाओगे कि ये ऐसे कर सकता था, ये ऐसे हो सकता था, या वैसे हो सकता था। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको दूसरा कंटेंट देखना चाहिए, खुद से बाहर निकलना जरूरी है। मैं खत्म करनी है पहले तो, कि आपके अंदर मैं बहुत आ जाएगी कि यार मैं अपने को बड़े पर्दे पे देखकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। ऑफ कोर्स आई स्टिल गेट ओवरवेल्म्ड कि जब आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो ना, बड़ी स्क्रीन पे, और लोग टिकट खरीद रहे हैं, हाउसफुल लगा हुआ है, इट्स अ क्रेजी फीलिंग। तो मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ कि चलो अगला अब आगे क्या करना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पास्ट लेगेसी पे क्या जीना है आपको। हाँ, नहीं, सही बात है। आई मीन ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि यू शुड नॉट बी फिक्सेटेड ऑन टू योर ओन सेल्फ, yeah. राइट। और आप उस प्रोसेस में इतना हो जाते हो कि यार मुझे नहीं लगता कि फाइनल प्रोडक्ट देखने का, you don't even have the energy to watch the final product again and again and probably would want to live into the same moment, right? कि यार अब ये मैंने बना लिया, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। It's only better. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है that success was trying to get to your head, but then you were like यार नहीं, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ इसको? डेफिनेटली यार, आई स्टार्टेड वेरी यंग। मैं पॉप स्टार्स में जब मैं था, मैं 17-18 साल का था। रोडीज जब मैं था, मैं 20-21 साल का था। तो वो दिमाग खराब तब हो गया था मेरा। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि इसमें कुछ रखा नहीं है। पहली फिल्म हिट होने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था, मतलब पब्लिक के लिए नहीं, मतलब पर्सनल लाइफ में, मतलब आप हो जाता है ना, बिकॉज यू एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ यू। आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो आपको लगता है, कमिंग फ्रॉम दैट मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कि आपको लगता है कि अब मुझे अपना 100% देना अपने प्रोफेशन की तरफ, तो आपका पर्सनल लाइफ को कई बार बैक सीट लेती है। बट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नहीं हो सकती, आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना ही पड़ेगा।
अपने रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली के लिए। नहीं तो इस आई थिंक यू हैव टू ट्रेड दैट मिडिल पाथ ऑफ बीइंग कंटेंट एंड एम्बिशियस एट द सेम टाइम। बहुत मुश्किल लाइन है ये चलनी। But by do you not think कि to create balance you have to live through imbalance for a very long time? I'm sure you would have lived through a lot of imbalance, तभी आप इस realization पे आ जाए हो कि यार मुझे एक balanced lifestyle जीना है। यार ये तो आपको सिर्फ जो लोग सुन भी रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा अभी, जब तक खुद उनको इम्बैलेंस फील नहीं करेंगे। इम्बैलेंस, फेलियर्स, क्रिटिसिजम्स, ये सब फेस करने के बाद आपको समझ आता है कि जिंदगी क्या है। अब जिसने सिर्फ सक्सेस देखा है वो उसको लाइफ की समझ नहीं है। जिसने सिर्फ अप्स एंड अप्स देखे हैं उनको लाइफ की समझ नहीं है। आपको डाउन तो देखना ही पड़ेगा। How do you detach yourself? You've been in front of the camera for so long, right? Nearly अगर हम compound करें कितने 20 साल? About 20 years it's been? रियलिटी Over a शोज decade मिला तो लो, Bollywood ही हो गया। रियलिटी शोज अगर मिला लो तो 20 years। हाँ 20 years exactly। हाँ, लेकिन अगर फिल्मों में 10 साल, 11 साल, 12वां साल आपका 12 रहता है साल, फिल्मों 12 में। साल, हाँ। यस, फिल्मों में 12 साल। How do you detach yourself? यार इट्स नॉट इजी टू डिटैच, Exactly। क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं एज एन एक्टर आप 100% दे दें, पर मैंने सीखा है कि आपको 100% नहीं देना, आपको 90 में अच्छा। कहीं, बिकॉज परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है। आप देखो, आप अपना एक लिंक दोगे, पॉडकास्ट करोगे, यू विल बी स्टक इन अ लूप कि आपको एक ओपनिंग लिंक देना है, आप 100 टेक दे दोगे, आप कभी खुश नहीं होगे। आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, हाँ ये ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। हमारी फिल्मों में जब लाइटिंग भी होती है तो कैमरामैन जो होता है, नहीं यार इसको यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ से बाउंस दे दो, एक लाइट वहाँ लगा दो, तुम करते ही रहोगे, पूरा दिन निकल जाएगा, लगे रहोगे। मैं एक सीन कर रहा हूँ तो मैं बार बार मॉनिटर पे चेक करूंगा, नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, एक सीन पे अटक जाओगे पूरा दिन। परफेक्शन लाइफ में कुछ नहीं होती। आपको लगता है परफेक्ट बारिश हो रही है, कभी नहीं होती परफेक्ट सनशाइन, कुछ नहीं है। लाइफ परफेक्ट है ही नहीं, आपका रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, आपका वर्कआउट लगता है आज यार ये थोड़ा सा और कर लेता, ये बॉडी परफेक्ट नहीं है आपकी। नहीं आपको लगता है नहीं यार मेरी हाइट 3 इंच बढ़ जाती, या फिर मेरा वेट थोड़ा 4 किलो कम हो जाता। कुछ परफेक्ट नहीं है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिज्म कि यही है यार, और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपने इतना कर लिया, गिव योर 90%, दैट्स इनफ। कहीं आपको डिटैच करना पड़ेगा, छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं तो आगे कुछ काम ही नहीं कर पाओगे आप। Was You there have a to look at the film bigger where- picture। और that's true। डिटैचमेंट एक और आपको बता दो, डिटैचमेंट की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है, आप ना इमोशंस बेच रहे हो। Exactly। आप इमोशंस बेच रहे हो। अगर आप इतने इमोशनल हो जाओगे अपने कैरेक्टर को लेकर और वो कैरेक्टर घर ले जाओगे ना, आप पागल हो जाओगे। यू हैव टू कट होने के बाद आपको इमीडिएटली डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को। या तो कई होते हैं कईयों के मेथड्स की, मुझे मेथड एक्टर बनना है, कि मुझे जैसे एक भिखारी का रोल करना है, मुझे अब ऐसे ही रहना है, भीख मांगूंगा सड़कों पे या करूंगा। आप Right। आई डोंट बिलीव इन दैट पर्सनली। आप एक एक्टर हो, आपको एक्शन बोला गया है, आप भिखारी बन जाओ। कट बोला गया है, अब वापस आ जाओ भाई, वापस अमीर बन जाओ। वापस जो भी हो, अमीर हो गए, जो भी हो, आप बन जाओ। Right। Has there been a role that जिसने आपको इतना कंज्यूम कर लिया हो that you actually regretted after the release of the film कि यार मुझे इतना डीप नहीं जाना चाहिए था? नहीं, वो तब पता क्या, ये अगेन, मैं वो थिएटर में मैं बहुत डीप जाता था जब मैं थिएटर करता था। अश्वत्थामा मैंने किया, अश्वत्थामा होता एक प्ले किया मैंने, अश्वत्थामा धर्मवीर भारती का एक नाटक है, तो वो मैं 24 घंटे वैसे ही रहता था। कॉलेज के टाइम में कर भी सकते हो यार, ठीक है, आप कोई क्या कह रहे हैं, Exactly। कमरा बंद है, अपनी लाइफ जी रहे हो, मम्मी पापा बोल रहे ठीक है यार वो प्रोसेस है उसका, करने दो। लेकिन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, आपको नई जिंदगी जीनी पड़ेगी। जिंदगी जीना जरूरी है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, मैं तो ये बोलता हूँ। आप कंटेंट कहाँ से लाओगे? हाँ exactly, that is a very कहाँ से good thing। लाओगे? आपके दोस्त आप बताएंगे एक ना। बहुत फाइन लाइन ड्रॉ करके रखते हो between being a method actor and between doing your own job कि यार ये मेरा काम है, I love it dearly but I would put a full stop where it's needed। मेथड वहां काम आता है कि जो आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस ना किया हो। जैसे अंधाधुन था, वहां मेथड लगा था, 2 महीने की वर्कशॉप थी, पियानो सीखा, ब्लाइंड स्कूल में गया, ब्लाइंड टीचर था मेरा, एक ब्लाइंड स्टूडेंट से मिला,
मतलब वो भी दिन में 8 घंटे का प्रोसेस था। घर आके तो मैं नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा ना, दोस्तों से मिलूंगा, गप्पे मारे, फैमिली से मिले। आई थिंक कई लोग 24 घंटे उसमें रहते हैं। तो वहाँ मेथड होता है। आर्टिकल 15, आप बोल रहे थे कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो जिसे आपने कंज्यूम कर लिया हो। आर्टिकल 15 ने कंज्यूम इसलिए किया था क्योंकि आपको अपना प्रिविलेज रियलाइज होता है, कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपको जब पता चलता है कि आपके देश में और क्या क्या हो रहा है और आपको पता ही नहीं उस बारे में। और मैं, आयान रंजन जो कैरेक्टर था फिल्म के अंदर, वो उसी की तरह बिहेव कर रहा था। अच्छा ये भी होता है। आई वॉज सो ऑब्लिवियस ऑफ कास्टिज्म। सबसे बड़ा प्रिविलेज आपको ये है कि आपको अपनी कास्ट नहीं पता, कि आपको सबसे बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि आपको कोई रियलाइज ही नहीं कराता है। जो अंडर प्रिविलेज उनको रियलाइज किया, कराया, हर रोज रियलाइज कराया जाता है उनको। हाँ हाँ, उनका 100%, सोचो, 100% उनका कराया जाता ह्यूमन लेवल पे कॉन्फिडेंस कितना डाउन होगा। आपको लग रहा है कि आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन किया जा रहा है, है। राइट, आपको एक ह्यूमन लेवल पे नीचे किया जा रहा है। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी यार। बताओ। मैंने वो वाला सीन देखा था जब आदमी गटर में जाता है और वंदे मातरम चल रहा है वहां पर। वो फिल्म में सीन है एक, और मैं देख वो रहा और हूँ। गूज़बम्प वाला सीन था वो। वो मैं था सेट पे उस टाइम पे, और उन वर्कर्स को बुलाया गया। वो गया अंदर और बाहर आया। उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, पता है आपको। वो 40 साल हाँ के ऊपर हाँ, जीते नहीं है, क्योंकि आप वो इतने मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना, सारा का ऑफ सारा कोर्स, मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना। एब्सोल्युटली, हम हाँ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे तो एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। यू आर गिवन अ एब्सोल्युटली, सूट, यू आर गिवन अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू गो इनटू, देयर एवरीथिंग इज डन। बट हमारा दुर्भाग्य ऐसे है देश का कि वहाँ पे नहीं होता है ये सब। एब्सोल्युटली। यार वो हाथों से अब तुम गटर का वेस्ट उठा रहे हो तो क्या ही लाइफ स्पैन तो छोड़ ही दो, उनको बस रोजी रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, दैट्स देयर थिंग। दे डू नॉट वांट टू लिव लॉन्ग। आई एम प्रीटी श्योर नोबडी वांट्स टू लिव अ लॉन्ग लाइफ डूइंग दिस। और यार उनको आदत पड़, उनके लिए लाइफ यही है ना। उनको तो आदत है, उनको तो मतलब उनको लगता है कि यही है लाइफ। उन्होंने देखा कहाँ है। सो पर हाँ, ये है कि अपने बाकी जो लोग हैं, प्रिविलेज लोग, वहां जाके सब हर तरह के काम कर लेंगे, यूएस में जाके, कनाडा में जाके। भाई वो तो मैं बता रहा हूँ, जैनिटर्स जो हैं वो, आप देखो, कोई भी हो सकता है वहां। तो भाई वहां मैं इनको आपको शर्म बता रहा आएगी, हूँ, इंडिया में नहीं वहाँ करेंगे नहीं बस। शर्म आएगी। और मैं हाँ, बता रहा हूँ ना, आपको पता है सबसे बड़ा अभी इस टाइम यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आ रहे हैं लोग, ठीक है, द पीपल हु आर लाइक माई एज, 32-33, ठीक है, आपकी उम्र तक के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जिनके वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड घर हैं, बिजनेस है, सब कुछ। बट यहाँ पे आके उनको टिम हॉर्टन्स पे कॉफ़ी बनानी है। और यहाँ पे ना कुछ नहीं, यहाँ बोलेंगे कि भाई यहाँ तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है। वहाँ स्टारबक्स में इंडिया में ऐसा कोई नहीं करेगा, राइट। वो फ्लिप हो जाता है। और ये नौकरी कौन करता है? टीनेज बच्चे करते हैं। अब मेरी बेटी है, 1 साल की हो रही है वो। अब वो बड़ी होगी, सी इज़ अ कैनेडियन, ठीक है, वो यहीं पली बड़ी। अब यहाँ के कल्चर के हिसाब से क्या है कि आप अपनी समर ऑफ्स में जाओगे और काम करोगे, बट योर जॉब हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन अप बाय अ गाय हु इज प्रॉबली 3 times योर एज, राइट। एंड Yeah. अपने देश में ये करने में शर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो करेंगे। बात तो सच है। it's a very sad fact. So that's why it's a middle class aspiration to go to Canada, to go abroad basically. Absolutely, बहुत बड़ा aspiration. मेरा एस्पिरेशन था। I come from a very lower middle class family. Whatever my family had, they put it into education. And the only weapon that I had with me to fight against the world was my education. And जहाँ तक मैं उसको मिल्क कर सका मैंने वो करा। उसके बाद I had to go get into the Indian Army, either that और ये। लेकिन मैं मैथ्स में बहुत नालायक था। I was मैं very भी bad at यार, हाई फाई दे सच में। math. High five, भाई, भाई high five. साहब, मैथ्स ने जो मेरी जिंदगी में कलेश किया है ना। बताओ इतना कोई किस्सा 10th के बताओ बाद जिसमें इतना आपने खुश दुखी था हो मैं। गए। 10th के बाद, 10th के बाद बहुत खुश था मैं। कितने मैथ्स जब मार्क्स चला आए गया थे था। 10th में? 10th में 81 आए थे मेरे। पर मैंने बहुत मेहनत की थी यार। मैथ्स में रट्टा मारा है मैंने, सोचो। भाई मैं तो फर्रे चलाए थे। भाई मैं प्री बोर्ड में फर्रे चलाता, वो पकड़ा गया, मुझे रीटेस्ट दे दिया। फिर मैंने ओह, बोर्ड में फर्रे चलाए, तब मैं पास हुआ। ये बड़ी मुश्किल से, मैथ्स तो बहुत मुश्किल था यार। ये तो 10th आर्टिस्ट के का बाद है मैथ छोड़ सही। दी थी आपने? बिल्कुल बिल्कुल। पर भाई मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हो? नहीं, मैं पीसीबी वाला हूँ यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे पढ़ ली मैथ्स के बिना? नहीं, वो मैं रियलाइज किया 2 महीने में कि यहाँ भी मैथ्स है। मैं साइंस में अच्छा था। अभी आप कैसे कह रहे थे ना, अभी नहीं मैं नहीं, पीसीबी पर पता वाला है हूँ क्या, यार। फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी बुरी मैथ्स नहीं जितनी मैथ्स है। ओ वो भाई तो बहुत ठीक बुरा है हाल यार, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी हो जाता है, लेकिन मैथ्स तो अलग ही लेवल हो ना भाई। उसका क्या है, भाई केमिकल वो रिएक्शन सॉल्व करना है हमने, अभी थ्योरी में देखनी है हमको, और क्या है, मतलब ठीक है। लेकिन मैथ्स प्रॉपर जो मैथ्स है ना,
आपको ये नहीं लगा यू आर सो गुड एट थिएटर एंड आर्ट्स एंड एवरीथिंग कि अब मैं आर्ट्स में चला जाऊं? यार ये पापा ने बोला था बेटा ऐसा करो जो 2 साल निकाल ले इसमें, कि आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तू पढ़ाई तो करेगा। तो तभी तो वही हुआ, मैं 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बहुत मेहनत करी, लेकिन समझ गया कि ये मेरे बस की नहीं है, पर मेहनत करने की आदत पड़ गई थी। तो जब मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स ली, इंग्लिश ऑनर्स किया, तो वो मेहनत करने की आदत जो थी वो थी ना, तो वहां पे फिर टॉप कर रहा था। फिर मैंने कहा ये है मेरी, दिस इज माय फील्ड, मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्ट्स करना चाहिए मुझे। भाई मैथ्स मेरे को याद है, मेरा मन नहीं करता था भाई स्कूल जाने का, इतना खराब हो गया था मैथ्स में हाल। यार आई मीन मुझे ना, देयर समथिंग दैट टिक्स ऑफ राइट कि यार मुझे नहीं हो रहा है मेरे से। उल्टियां आती थी एग्जाम से पहले, एंग्जाइटी होती थी मुझे मैथ्स के एग्जाम से पहले। मम्मी पापा पे प्यार करते थे, बेटा कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं होता। थैंक गॉड माँ बाप ऐसे थे, ये नहीं बोलते थे बेटा तुम्हें करना ही करना है, कुछ नहीं, वो समझ गए थे। मेरे पापा की मैथ्स कमजोर थी, वो समझ, बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड। आगे मैं भी बोलता हूँ बच्चों को, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन व्हाट अंडरस्टैंड। अबाउट योर ब्रदर, व्हाट अबाउट योर ब्रदर, वो उनका He भी was मैथ्स also, कमजोर था? यार वो तो यार स्पोर्ट्समैन था, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। उसकी अटेंडेंस वैसी पूरी हो जाती थी, वो हरियाणा अंडर 19 कैप्टन रह चुका है, तो अरे वाह। उसकी अटेंडेंस पूरी होती थी, मैं स्पोर्ट्स कोटा पे उसको एडमिशन मिल जाती थी, तो उसको टेंशन नहीं थी लाइफ की, पढ़ाई नहीं की। सही बात है भाई, आपने पीसीबी यार मैथ्स के बिना कर लिया भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई, यू आर अब असली टैलेंट है ये पीसीबी विदाउट यार मैथ्स करना। वो याद मत दिलाओ, पता है क्या लोग कहते हैं बचपन याद करते हैं, मेरे को अभी खुश हूँ बचपन चला गया, क्योंकि वो मैथ्स का ट्रॉमा जो है ना अभी तक जिंदा है, मुझे नहीं करना बचपन दोबारा। भाई मेरे टाइम पे तो कॉमर्स विद मैथ्स थी, ऑप्शन नहीं था क्या बात कर भाई। रहे हो? नहीं मेरे टाइम पे नहीं था, कॉमर्स विद मैथ्स लेनी ही लेनी पड़ती थी, मेरे को याद है, विदाउट मैथ्स होता ही नहीं था। मैंने भाई एक तो अकाउंट्स, इतनी मोटी किताब जो उसकी, ऊपर से मेरे से आज तक कभी बैलेंस शीट ना कभी मैच ही नहीं हुई मेरे से भाई, ऊपर से मैथ्स, और दोनों ने मेरे को मार दिया। आई शुड हैव टेकन आर्ट्स। मतलब जो लोग ये सुन रहे हैं ना, आई वुड, आपको भी पता है यू कम फ्रॉम द सेम टाइम, यू आर अ मिलेनियल, हमारे टाइम पे लौंडे आर्ट्स नहीं लेते थे। हाँ नहीं लेते थे। अरे नहीं मेरे लेते मैथ्स कॉम के उसमें मैं ऑल बॉयज स्कूल और ऑल बॉयज कॉलेज से पढ़ा, पता तुम्हें? मैं मैथ्स कॉम ज्वाइन किया पोस्ट ग्रेजुएशन, 40 लड़के हैं 4 लड़के, फिर बन गया किशन कन्हैया मैं। हाँ, गिटार आता है, गाना आता है, थिएटर आता है। डिड यू गेट अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, इन कॉलेज, कहाँ विद ऑल द यार, टैलेंट दैट यू हैव, विद ऑल द लुक्स यार एंड टैलेंट दैट यू हैव? तुम्हें पता है कि मेरा एवोल्यूशन हुआ है, तुमने वीडियो देखा है मेरा वो पॉपस्टार्स वाला? हाँ हाँ तुम्हें लगता है लड़कियों को क्रश होगा मुझ पे? यार, कमाल है ऐसा थोड़ी यार, मेरी तब भी गर्लफ्रेंड यही थी यार, जो मेरी बीवी है अभी। उनको I लगता was था just ये coming to कैसे, that. ये उसके साथ ये कैसे है। मेरा एवोल्यूशन हुआ है। आई जस्ट, मतलब मुझे लगता है मैं बेस्ट अभी लग रहा हूँ लाइफ में। तुम्हें भी लगा हाँ, होगा ऐसे चांद? नहीं सही मैं, अरे आई यूज्ड टू गेट गर्ल्स यार इन कॉलेज यार, आई स्टिल रिमेंबर, बट मेरा भी आपकी जैसी लव स्टोरी जैसा ही कुछ है। यार इट्स बीन 15 years, आई हैव बीन विद माय वाइफ आल्सो। चलो गॉड ब्लेस यू मैन, बट वही है कि मैं बहुत फोकस था लाइफ में यार। कॉलेज में ना मैं थिएटर में घुसा रहता था, फिर पढ़ाई करता था, जिम जाता था, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करता था, दोस्तों के टाइम स्पेंड। मैं कभी गेड़िया में गया ही नहीं चंडीगढ़ में, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत फोकस लड़का था यार, अलग लेवल का फोकस, ऐसे ऐसे काम करता था मैं। मैंने नहीं ज्यादा वो किया लाइफ में। तो डू यू ड्रिंक? आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम अ टीटूटर। हाँ, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है। कंप्लीटली। मैं ये पूछने वाला था भाई, हाउ बिग ऑफ अ रोल डज अ वुमन प्ले इन अ मैन्स लाइफ जब इतना लंबा रिलेशनशिप हो? लाइक यू हैव बीन विद योर वाइफ फॉर अबाउट लाइक नियरली 2 decades नाउ। Yeah. हाउ डज इट फील कि इट इज योर बैकबोन? क्योंकि मेक और ब्रेक हो जाता है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फॉल आउट, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ couples who've been together for like nearly 2-3 decades and they actually make each other. So यार what is your one perspective towards love? पता है कि लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि आपका पार्टनर कौन है। आपका सही पार्टनर आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, गलत पार्टनर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पर्सनली प्रोफेशनल दोनों, आपका पूरा का पूरा लाइफ रिवॉल्व उस पर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। यार मैं तो जैसे ऑल बॉयज स्कूल, ऑल बॉयज कॉलेज, घर पे भाई, तो बहुत ही टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन लाइफ जी है मैंने, समझ रहे हो आप? तो फ्रॉम अ पेट्रियार्कल माइंडसेट टू समबडी हु इज अ फेमिनिस्ट नाउ, या फिर वो ट्रांजिशन जो है ना, वो मेरे पार्टनर ने सिखाया मुझे। नाउ इफ विमेन आर अट्रैक्टेड टू मी इज बिकॉज ऑफ माय वाइफ।
आई हैव बिकम अ सर्टेन पर्सन बिकॉज ऑफ हर. ऊपर से हम दोनों मटेरियलिज्म में बिलीव नहीं करते. So you both are opposites, or do you guys share very similar interests? वेरी सिमिलर इंटरेस्ट. थिएटर साथ में किया हमने. उसने हमारे प्लेस लिखे हैं, मैंने एक्ट किया है, तो शुरू से ऐसे ही रहा है. एंड वही दोस्ती होती है हमेशा. एंड में हमेशा दोस्ती काम आती है. दोस्ती काम आती है, सही कह रहे हो. अगर तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता, तो दैट मीन्स यू आर सॉर्टेड. है ना. या तुम्हें और घर ये से दोस्ती होती है भाई. ये पता है, बहुत सारे लोगों को लगता है भाई वो प्यार का वो वाला होगा, ऐसा होगा. मुझे ये लगता है इट्स मोर देन लव, इट्स कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप that lasts longer. एब्सोल्युटली. प्यार, अट्रैक्शन वो आता जाता रहता है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए. दोस्ती You all go through that phases, yeah, but friendship should always be there. एंड इट्स ओनली फन नो कि जिसके साथ आप 250 रुपए खर्च रहे थे आज उसके साथ आप 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च सकते हो, राइट? एट द एंड ऑफ द डे. यार सबसे अच्छी बात ये है यार, पता है क्या, तुम अगर कल कुछ भी ना हो ना, वो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा इंसान. राइट. सबसे बड़ी बात ये है. और पता है आप क्या होता है, सबसे आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल इन लाइफ कि आपने अचीव कर लिया है, आप हमेशा शादी को या पार्टनरशिप को ना एक शक की निगाह से देखोगे कि ये मेरे स्टेटस की तरफ आ रहा है इंसान, या ये मेरी तरफ आ रहा है. लेकिन जो आपको बचपन से जानता है उसका कोई एजेंडा ही नहीं था. सही बात है. जिसने आपको तब से सपोर्ट किया है जब से आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसका एजेंडा क्या होगा लाइफ में? कोई एजेंडा नहीं है भाई. तो वी आर जस्ट लकी. मैं और तुम बहुत लकी हो यार, सच सही में भाई, सही में. कल तुम्हारा कुछ भी रोड पे अगर तुम्हारे साथ रहेगा वो इंसान, कोई बात भाई मैं रोड से ही आया हूँ और मेरी वाइफ कभी 250 रुपए में मैं डेट्स पे लेके जाता था उसको भाई. आई स्टिल रिमेम्बर दिस भाई. अरे जब दिल्ली में शोरमा खाता. मैं स्कूल कॉलेज में था, मैं बाइक पे आता तो गाड़ी में आती थी. क्या ही एजेंडा होगा उसका. सारे लॉन्डे उस पे मरते थे ट्यूशन पे. और मैं कल्ला मैं ऐसे नीचे से नीचे करके चलता था, उसको मुझ पे क्रश हो गया, मैं आराम करेगा मैं. That's true though भाई. बट ये बहुत सही बात बोली कि एक डिसीजन लाइफ का ये होता है कि आपका पार्टनर कैसा है. इट गोज द सेम वाइस वर्सा है. आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी. एब्सोल्युटली. इफ दैट वहां अगर आप गलत हो गए ना और बाकी सारे चेक बॉक्सेस भी हैं भाई, खत्म हो जाता है धंधा. इट्स I mean there have been multiple divorce cases, multiple things that has proven this time and again. And another thing that you completely said, you've said that's completely right, is it's companionship and friendship. दोस्ती रह जाती है. So you still find that that friendship it's still alive? एब्सोल्युटली यार. अभी इंटरव्यू से पहले मेरा ये पीआर पर्सन प्रतीक है यहाँ पे, तो मैं उससे ही बात कर रहा था अपनी वाइफ से. हम हंस रहे हैं और ये मेरे को खींच के लेके आया. मैंने कहा 2 मिनट और दे दे. हमेशा ना वो शाम की चाय साथ में पीना, ये सब अभी भी है, शुरू से ही है, कॉलेज के टाइम से. और अब बच्चे हो गए, उसी फ्रेंडशिप उसी प्यार से बच्चे हो गए. इट मस्ट बी अ वेरी डिफरेंट फीलिंग बिकॉज I'm a very recent father. मैं आपसे कुछ टिप्स ही ले सकता हूँ. I'm a very recent father. मेरी बेटी अब इस अगले हफ्ते ही 1 साल की हो रही है. She just started walking 3 days ago. So now when I sit with my wife and we look back कि यार हम 250 रुपए इकट्ठे करके डेट पे जाते थे, and now we have a kid. It completely changed. When you guys had your kids, how did it change your equation? Did it change anything? Listen, I became a father in my 20s. I was already a father when Vicky Dono was released. Can you imagine? किसी का launch हुआ और वो पहले ही बाप, वो मतलब never happened because I was 27 that time when I became father for the first time. So मेरे different feel थी यार. We both evolved because we were very young when we became parents. So but धीरे धीरे of course you evolve as a person, and the best part that has happened to me that I also have a daughter. से उससे तो यार आप you become a better person, more empathetic, and daughters teach you a lot in life. Absolutely भाई, absolutely. And the same testosterone driven thing. मेरे भी भाई थे. I grew up और हमारे fathers उस time पे, you remember millennial लोगों के जो fathers थे, अरे यार they were hardcore men यार, hardcore men back then, right? मैं देख लिया, millennials have changed the world. Absolutely भाई. They have changed the world. Look at yourself. Like you must be a very different father than how your father was. Oh my God, completely different bro. मेरे तो डिक्टेटर थे फादर भाई. बहुत मार खाई है मैंने. बहुत जूते बेल्टों से मार पड़ी है मुझे. चाइल्डहुड ट्रॉमा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है मैं पार्टी से वापस आता था
तो मेरी शर्ट जो है ना इट स्मेल ऑफ स्मोक, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम पार्टी से वापस आ रहे हो, मैं स्मोक करता नहीं था, उस पे पड़ जाती थी मुझे। मैंने सुटने को हाथ नहीं लगाया बचपन से कि यार भाई पापा का डर है। भाई this reminds me of so many more things. I wish I could hold you for a bit longer, भाई, but it would be great to see you here in North America. And मेरे listeners हैं North America से बहुत सारे, and they would surely tune in. We would put a link to the tickets and everything. मैं प्रतीक से बात कर लूँगा. We will put it into the podcast description and pinned comment as well. And thank you, भाई, for taking out all the time. Please थोड़ा सा time और कभी निकालो. We have so much to talk and it's I so know fun to talk to you. यार, एक तो I मीटिंग just वाली थी wish जल्दी that- मैं क्या करूं, लेकिन शान थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बहुत मजा आया मुझे बात करके, ऐसे लग रहा है सच में कि दोस्त के ऐसे बात करूं सामने बैठ के। Bye. This is a big compliment. I would keep in touch with Pratik, and we would in the future. Let's just sit together and jam up for 1-2 घंटे हमें चाहिए बात करने के लिए. हाँ, बहुत I सारी can बातें understand. होंगी भाई. I बहुत can सारी understand. बातें होंगी. चलो टेक Thank केयर you, मैन, भाई. गॉड ब्लेस Thank यू, you so सी या, much. बाय। Thank you, bye. And we gotta do it something like this.